बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 52, लेक्चर 52 हम इन्वेंट्री का चैप्टर कर रहे हैं और वाई कैप की बुक का चैप्टर नंबर बोलें, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री। जी बच्चों, कहाँ स्टॉप किया था? 30 पे स्टॉप किया था। जिन्होंने ट्राई किया है उन्होंने पूछना है 31 से 35। एक मिनट भाई, एक्सक्यूज मी, कल कौन सा एमसीक्यू मिस किया था? एक बच्चा बोलेगा। 22 ओपन करें बेटा, एक मिनट बस यार, ये ट्राई कर लिया था, सॉल्व हो गया। अब सुने बेटा, डेट वाइज सारी ट्रांजैक्शन है और मेथड कौन सा यूज करना था? आंसर आ गया था। कोई इशू है तो पूछ लें। इसके बाद कौन सा होमवर्क दिया था? 25। जी भाई, किया है आंसर? ओके। ये नहीं करना कि यार काम ना हो, टाइम पूरा हो और हम जाएं। ट्राई किया है, शाबाश, आगे चलें। 26 ये भी होमवर्क में था। हुआ है सॉल्व? ओके। ये मार्च की जगह जुलाई आना है यहाँ 31 जुलाई, ये सही कर लें भाई। जुलाई एंड पे है तो इसलिए 31 जुलाई, 26 में 31 जुलाई कर लें। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? 28। जी ट्राई किया था, हुआ सॉल्व? पूछना है कुछ? आगे चलें। 29 जी भाई, पक्का? परपेचुअल से सॉल्व करना था। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा दिया था? 36 ओपन करें। जी बच्चों, पूछना है? हो गया था सॉल्व? यार अंदाजे से तो नहीं कह रहे हो? मैं बाइट ले लूं अपनी? सही है, चलो आगे। 37 जी भाई, हो गया सॉल्व? आगे चले। 48 ओपन करें। 48 से पहले कुछ पूछना हो तो 41 एंड 42 आ जाए भाई। In which two of the following circumstances a periodic inventory system might be more suitable? बुक ओपन करें, आई कैप की बुक ओपन करें, आप भी ओपन करें। नोट्स अभी आता हूं 41 पे, नोट्स ओपन करें। जब परपेचुअल और पीरियोडिक है वो ओपन करें। पीरियोडिक की और परपेचुअल की जहां एंट्रीज हैं वो पेज ओपन करें। कौन सा बुक में? पीरियोडिक और परपेचुअल की एंट्रीज आई कैप की बुक में? आई कैप की बुक में नहीं है? होगा 250 आई कैप की बुक।
254 ओपन करें आराम से। जी भाई कहाँ पे है? दिस वन। अब ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज पीरियोडिक वर्सेस the two main methods of recording inventory to calculate cost of sales are periodic inventory system जिसका दूसरा नाम और दूसरा each method uses a ledger account for inventory but these have different roles. It is possible that an entity will use the periodic system in its journal ledger and use a different computer system outside of its journal ledger to track the flow of goods in and out of इन्वेंट्री। अब कीजिएगा हल्का सा बस। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल। पहले परपेचुअल पढ़ता हूँ। इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स आर अपडेटेड कंटिन्यूसली ऑन एंड परचेज ट्रांजैक्शन। सम अदर ट्रांजैक्शंस में आल्सो रिक्वायर एन अपडेट टू इन्वेंट्री अकाउंट, फॉर एग्जांपल सेल, परचेज, रिटर्न। Purchases are directly debited to inventory account, whereas for each sale, two journal entries are made. One to record sale value of inventory and other to record। इसलिए हमने कहा था परपेचुअल में जब सेल करते हैं तो एक सेलिंग प्राइस पर और जब सेल रिटर्न होगी तो दो, एक सेलिंग प्राइस पर और एक। परचेजेस अकाउंट इज नॉट यूज इन these, ये हो गया अभिधान है। इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर नॉट अपडेटेड कहाँ? इंस्टेड परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन एंड ईच सेल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वाया सिंगल जर्नल एंट्री। दस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द, इट इज डिटरमिन्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वाया और मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सिखाई थी क्या? स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, स्टॉक क्रेडिट। परचेज एंड परचेज रिटर्न अकाउंट्स आर मेंटेन। यहां थोड़ा सा मेरा डिबेट है या मेरा रिजर्वेशन है इसके मुतालिक, इसे ये वर्ड यहां नहीं लिखना चाहिए क्योंकि परपेचुअल में जब गुड्स वापस जाती हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न का लेजर नहीं बनता। इसलिए मैं आपको रेफर करूंगा कि इसको काट दें। सुने, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न अकाउंट्स आर मेंटेन इधर, दीज अकाउंट्स आर, तो जब यहां बनेंगे नहीं तो यहां लिखना भी नहीं चाहिए था। आगे चले। Any loss of inventory is automatically dealt with and does not require a special accounting treatment. However, in this way, losses may go unnoticed as well. जब आप इन्वेंट्री की मूवमेंट का रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो कोई चीज़ कोई गायब कर देगा, चोरी हो जाएगी, गुम हो जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। जबकि इधर क्या होगा? Any loss deducted by comparing physical inventory count and perpetual record is to be recorded in, most losses are identified और लॉस की एंट्री क्या होती है इधर? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री, क्योंकि यहां रिकॉर्ड ही नहीं होता इसलिए यहां लॉस की एंट्री भी कौन से लॉस की? नॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री इधर भी होगी, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री इधर भी होगी। This system is suitable to large size items or low value inventory. Underline करने। Periodic किसके लिए? या और ये किसके लिए? और इन्वेंट्री मूवमेंट्स आर फ्रीक्वेंट। अब जाए MCQ नंबर 41 पे। इस पेज को ओपन रख के, इस पेज को ओपन रख के उधर जाएं। चले गए भाई, चले गए। आप पढ़े 41 क्या है? कोई एक बच्चा या बच्ची पढ़े, पढ़े। In which two of the following circumstances a periodic inventory system might be more suitable? बस रुके।
पीरियोडिक कब सूटेबल होगा? लार्ज साइज आइटम्स, लो वैल्यू इन्वेंट्री। टिक कर दीजिए। कौन सी ऑप्शन बने? ए एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स 41 में उसने कहा है पीरियोडिक सिस्टम कहाँ सूटेबल है? लार्ज साइज आइटम्स में सूटेबल है, लो वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स में सूटेबल है। अगर ये क्वेश्चन परपेचुअल का होता, हाई वैल्यू इन्वेंट्रीज के लिए सूटेबल है और उन इन्वेंट्री के लिए जहां मूवमेंट्स फ्रीक्वेंट है। ये 42 में है, दोनों कवर हो गए। तो कह सकता हूं बुक प्लस नोट्स ये अच्छे तरीके से तैयार हैं, तो एमसीक्यू कहीं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जी 48 पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफरेंस, पहले ये देख लें। पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑन द इन्वेंट्री अकाउंट एंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटेड इंक्लूड द, पहला थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। जो परपेचुअल से बैलेंस सीडी आ रहा है, हो सकता है फिजिकल काउंट से वो बैलेंस ना है, उसकी एक रीजन चोरी हो गई। इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री रिसीट और इश्यूज, डैमेज टू इन्वेंट्री विद फेलियर टू रिकॉर्ड डेट, फेलियर टू रिकॉर्ड एंड, अब यहां एमसीक्यू आ सकता है। वो कह सकता है पीरियोडिक और परपेचुअल में डिफरेंस, या कह सकता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट और परपेचुअल से बैलेंस सीडी जो मिले हैं उन दोनों में अगर फर्क है तो इनमें से कौन सी रीजंस हैं। ये रीजंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन रीजंस की वजह से फिजिकल काउंटेड और इन्वेंट्री अकाउंट इन दोनों की फिगर्स में क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। आगे चले, ये एंट्री सारी लिखी हुई है भाई, ये एंट्रीज करवा दी थी आपको। आगे चले, अब आ जाए एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज पर आ जाए। फोर्टी 48 जाफर एसोसिएट सोल्ड अ जनरेटर टू साजिद एंटरप्राइज फॉर 14,40,000। दिस प्राइस इज नेट ऑफ 60,000 स्पेशल डिस्काउंट। कौन सी डिस्काउंट? जाफर एसोसिएट नॉर्मली सेल्स आइटम एट 25% मार्कअप। मार्कअप का मतलब ऑन कॉस्ट। तो इस केस में कॉस्ट कितनी हुई? 100। प्रॉफिट कितना हुआ? 25। सेलिंग प्राइस कितनी हुई? तो इसका मतलब है ये थी सेलिंग प्राइस। ऑल्दो ये सेलिंग प्राइस कितनी डिस्काउंट देने के बाद आई? 60,000 स्पेशल डिस्काउंट, यानी नॉर्मल प्राइस में से 60,000 कम किया हमने। अब गौर से सुनना, अगर ये स्पेशल प्राइस है और ये स्पेशल डिस्काउंट है तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 15 लाख। शाबाश। अब सोच के बताना, अगर कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को कंसीडर करके कॉस्ट से प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस पे जाऊंगा तो ये सेलिंग प्राइस आएगी। क्या आएगी? ये सेलिंग प्राइस। अब गौर से सुनना, एंड यूजेस Which of the following entry is correct to update the inventory? ध्यान से सुने। अब मुझे बताएं, कॉस्ट, पेंसिल ना कर यार, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। अब जरा ध्यान से, ये 125 14,40,000 है, 15 लाख है। 15 लाख है, ये पहले भी बताया था। डिस्काउंट वाला एलिमेंट यहां कंसिडर नहीं करना। 15 लाख से कॉस्ट पे जाएंगे। कहां से जाएंगे? 15 लाख से। अब 125 बराबर है 15 लाख, 1 बराबर है
15 लाख डिवाइडेड बाय, मुझे जाना है 100 पे, Yes, sir. 15 लाख डिवाइडेड बाय ज़रब 100 कितना बना? 12 लाख। तो ये तो कॉस्ट बनी, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलें भाई, अब बताएं परपेचुअल यूज हो रहा है तो चीजों के जाने पर एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और इन्वेंट्री अपनी, और कॉस्ट कितनी बनी? 12 लाख। ये मैं सिखा चुका हूं। स्पेशल डिस्काउंट को आपने कंसिडर नहीं करना इन कैलकुलेशंस में, भूलोगे तो नहीं? ढूंढो। 12 लाख। इसके बाद पूछें, इसके बाद पूछें भाई। ओके, तो भाई आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।